कहते हैं कि रक्षक कभी कभी भक्षक बन जाते हैं, और जो भक्षक बन जाते हैं तो समाज में उनका जो एक चेहरा होता है, रूप होता है, जब पता चलता है तो लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है। खासकर अगर हम बात करें तो जैसे पत्रकार यानी कि मीडिया को चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है, और मीडिया अपनी जिम्मेदारी से कहीं अलग जाने लगे तो जाहिर सी बात है लोगों का उनके प्रति गुस्सा बढ़ जाता है। ठीक वैसी कहानी पुलिस वालों की भी होती है। पुलिस वालों को भी जिम्मेदारी दी जाती है रक्षा करने की, उनको जिम्मेदारी दी जाती है, उन्हें कसम खिलाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रक्षा ना करके और वो खुद ही एक राक्षस की तरह काम करने लगें तो जाहिर सी बात है कि इसको गुस्सा नहीं आएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफ़ी। दरअसल आज हम एक बार फिर से अतुल मैम के पास आए हैं क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी, कई कमेंट ऐसे थे कि अतुल मैम की कहानी फिर से आनी चाहिए। इससे पहले कि मैं कहानी पे बात करूं, पहले मैं रक्षक और भक्षक वाली बात पे बात करूंगा। मैंने मेरी जो कहानी है उसमें कई कहानी में इस तरह के कमेंट भी आते हैं कि जैसे पत्रकार होते हैं, खासकर मैं पत्रकार की बात करूं या फिर पुलिस वालों की बात करूं, और क्योंकि आपका बहुत लंबा समय जो बीता है लड़कियों को बचाने में, जो कि कोठे पे बेवजह चले जाया करती थी, इनका किडनैप हो जाया करता था, किसी न किसी बहाने से प्यार मोहब्बत के उन्हें वहाँ पहुँचा दिया। अब पुलिस की और पत्रकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको बचाएं, लेकिन पता चला कि वो भी उनके पास पहुँच जाया करते थे। है कुछ ऐसे कोई किस्सा कहानी याद? बिल्कुल, ऐसे तो बहुत रहे कि जैसे मुझे हमेशा लगता कि भाई जब तक मैं जाती हूँ, जब रेड हो रही है तो फ़ोटो खींचना और उनका इंटरव्यू का, वो तो इंटरव्यू देने को तैयार नहीं होती हैं, लेकिन वो सब करना और फिर एक मीडिया ट्रायल जैसा करना मेरे ऑफिस में, यही पत्रकारों का केवल काम था। लेकिन अक्सर मुझे ऐसे कमेंट कभी कभी मिल जाते कि मैं यूं ही जाती और शॉकिंग तरीके से मुझसे वो कहती, अरे दीदी वो आए थे ना भैया, तो बताइए अब ऐसे कहाँ से नई नई लड़की रोज़ ला के दें। मैंने कहा कौन? कि वो जो उस ऐसे भी नहीं, उनके पास पुख्ता जानकारी होती थी कि फ़लाने चैनल में थे या फ़लाने अखबार के या फ़लाने मैगज़ीन के। तो मैंने कहा फिर बोले दारू पी के आ गए, रात इतना बवाल किया, यहाँ इतना शोर मचाया और नई लड़की चाहिए, नई लड़की। बताइए, आप कहती हो लड़की नहीं आनी चाहिए, वो मांगते हैं नई लड़की दो। तो मतलब वो मेरे लिए खाली शॉकिंग ही नहीं, इतना क्रोध मन में उपजता है कि अगर सामने हो तो मैं ज़रूर थप्पड़ लगाऊँ। क्या है, आप चौथा स्तंभ कहते हैं समाज का, मतलब जिम्मेदार एक पिलर है, उसके बिना समाज नहीं है। और क्या कर रहे हैं आप? जिनको बचाना चाहिए आपको, जिनकी सूचना आप तक मुझ तक आनी चाहिए आपसे, और वो ये सब कर रहे हैं। इसमें पिक्चरों में दिखाया जाता है कि पुलिस वाले पैसे भी लेते हैं और पुलिस वाले वहाँ वक्त भी गुजारने चले जाते हैं। ऐसा देखिए, मैं तो बिल्कुल सीधा कहती हूँ कि मारपीट, मुफ्त में सेक्स की भूख और छिनौती, तीनों काम ये पुलिस के हैं। और इसीलिए मेरे खिलाफ भी रही कि मैं खुल के बोलती हूँ इस बारे में। मारपीट तो इसलिए कि किसी ने शिकायत, मान लो मैं नहीं करती कि भाई देखो ऐसे ऐसे रोज़ हो रहा है, नीचे राग पकड़ते हुए कंकड़ मारेंगी, निकलते हुए नहीं जाने देती हैं, परेशान करती हैं, तो वो ठीक नहीं है। तो ऐसे में 2-4 थप्पड़ लगा दिए, किसी भी दलाल को लगा दिए। और उनका तो फ़ायदा ये था, मुझे बहुत बाद में, बरसों बाद समझ में आया कि जितना ज़्यादा मैं रेड करती हूँ, रेस्क्यू करती हूँ, वहाँ जाती हूँ, उतने ज़्यादा उनका रास्ता सुगम हो जाता है कि वो जाए, मैडम को ये पता लगा भाई वो जो कौन सी लड़की निकली है उसे ज़रा तुम आज मेरे पास भेजो, वरना आज रात को रेड वेट कर दी तो खामा परेशान हो जाओगी, आज रात मेरे पास रहेगी। मतलब ये भी स्थिति रही है? ये भी स्थिति रही है। तो और जब वो नाम मुझे लेके कहती हैं कि दीदी ऐसे कहा, तो मेरे लिए इतना ज़्यादा वो मतलब दुखदाई होता था कि किसकी मैं, अगर वो इनके प्रति ऐसा सोच सकते हैं तो मुझे बहन कहो, मैडम कहो, कुछ भी कहो, मेरे बारे में क्यों नहीं सोच सकते। मैम, पिछली बार जो आपने कहानी सुनाई थी बिंदिया की कहानी, हाँ, उस बिंदिया की कहानी ने ऐसा समझ लो जिसे कमाल कर दिया हो। उसका जो दर्द था, उसकी जो तकलीफ़ थी, लोगों के दिलों तक पहुंची, और उनकी जो मुँह से आह निकली ना लोगों के, तो आह बहुत दूर तक गई। मुझे लगता है कि शायद हिंदुस्तान की सीमाएं भी वो पार कर गई थी। तो लोगों ने डिमांड की कि एक बार फिर से आपको मैम से मिलना चाहिए। तो मैं तो खैर कहूँगा कि एक बार नहीं, मैं बार बार आपसे मिलने आऊँगा। लेकिन इस बार हमारे दर्शकों को आप क्या कहानी सुना रहे हैं? देखिए, मैं आपको सुनाऊंगी कहानी, लेकिन आज मैं आपको अपनी मर्ज़ी से वो सुनाऊंगी कि जो इनके उजले पक्ष को ज़ाहिर करता है और बेहद मार्मिक है, जिसे मैं आज तक भी मतलब शायद भुला नहीं पा रही हूँ उस बात को। ऐसी मैं, आपने देखा मेरी यहाँ बैठक है, मैं बैठी हुई थी उसमें, और भी मेरे साथ के लोग भी बैठे हुए थे। तो किसी ने मुझे कहा, मुझे लग रहा था कोई बार बार झांक रहा है, तो मैंने कहा भाई कौन है देखो ज़रा। तो उन्होंने जिसका नाम लिया वो वहाँ का एक कुख्यात पिंप था, कुख्यात दलाल था। अच्छा। मैंने कहा ये क्यों आया है? तो बड़ा ख़तरनाक बात है।
इसको नहीं आना चाहिए था मेरे घर। मैं अपने घर को सब सेफ रखती हूँ हमेशा। अच्छा। ऐसे लोगों से कभी मेरे घर का भी किसी को पता नहीं लगता है। तो मैंने कहा इसको तो नहीं आना चाहिए था, पर चलो आ गया, तो बुलाओ। वो आया। उस और कबाड़ी बाजार इलाके से निकल के जो आपका ये वाला घर बना था, हाँ। ये कब बन गया था? नहीं, मेरा तो बेसिकली यही है। अच्छा, पहले से ही? हाँ, लेकिन मेरा ऑफिस चूँकि शहर में है, हाँ हाँ। तो ऑफिस तक सीमित था सब कुछ। अच्छा। चाहे वो पत्रकार हो, बहुत जो मेरे बहुत घरेलू पारिवारिक थे, वो मेरे घर तक आना था उनका। बाकी कोई मेरी फैमिली को नहीं जानते, मेरे हस्बैंड को नहीं जानते। मैं बिल्कुल दूरी बना के रखती थी, क्योंकि मुझे पता है कि कब खतरे में, अगर मेरी फैमिली खतरे में आती है तो मैं नहीं कर पाऊँगी कुछ भी। तो वो मैंने बुलाया, तो ऐसे हाथ जोड़ के और झुक के आ रहा था। और उसने आते ही डरते डरते से काँपते हुए और मेरे पैर पकड़ ली। मैंने उसे अलग हटाया। मैंने कहा भाई ये ड्रामा मत कर, क्योंकि सडन मेरे साथ कुछ हादसा हुआ था, वो बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। मैंने कहा ये उसकी जिम्मेदारी उसने ली थी कि मैंने ये कराया है। मैंने कहा तू बैठ जा, आराम से बैठ। नीचे बैठने लगा। मैं कहा नीचे नहीं, ऊपर बैठ। बैठ गया वो, और रो रहा है झाड़ झाड़। मतलब मैं उस रोने को नहीं बता सकती, वो जैसे कोई ज़िबा होता जानवर टकराया, वो ऐसे रो रहा था। अरे भैया, मैंने कहा बाहर आवाज़ जाएगी, मेरा खुला घर है, तो लोग सोचेंगे पता नहीं मैंने किसको मार रखा है, किसी की पिटाई कर रही हूँ क्या। और उस पर मैंने कहा चुप हो जाओ ना, बताओ क्या बात है। तो बोले मुझे अभी 8 दिन हो गए और एक लड़की मिली है और 6-7 साल की है। फिर रोने लगा। मैंने कहा पूरी बात बोलो तो मैं कुछ करूँ तुम्हारे लिए, क्या करना है। और मिली है तो अच्छा है, तुम्हारे लिए तो बिजनेस है। थोड़ा मुझे गुस्सा भी था उस पर। उसने कहा नहीं, आप तो समझ ही नहीं रही, आप समझ नहीं रही, वो मेरे दिल में घुसी जा रही है, वो मुझे छोड़ती नहीं है 1 मिनट, मेरे दिल में घुसी जा रही है। मैंने कहा बात क्या है। फिर मैं स्टेशन पे गया। यहाँ ये भी मैं बता दूँ आपको कि अक्सर स्टेशन पे किसी को रखते हैं, कोई भटकी हुई, खोई हुई, ऐसी कोई बच्चा मिल जाए, लड़की मिल जाए, तो ताकि लेके आ सके। कि मैं जा रहा था यूँ ही, और कुर्ता पजामा पहनता था। उसने मेरा कुर्ता खींचा पीछे से, 5-6 साल की बच्ची, और कहा बाबा। तो मैंने मुड़ के देखा, तो सांवली सी लड़की, गोल मटोल सी थी। मैंने छुड़ाया उससे कि मैं तेरा बाबा नहीं हूँ, और मैं आगे चल दिया। तो भाग के उसने मेरा फिर कुर्ता पकड़ा। मुझे पता है तुम मेरे बाबा नहीं हो, मेरे अम्मा बाबा तो मुझे छोड़ के चले गए। अच्छा, उस लड़की ने ये बोला उनसे? अब तुम मेरे जबकि वो कोठे का दलाल है। हाँ, तुम मेरे बाबा हो। वो उसे हटाता रहा, फिर वो उसके पीछे पीछे चलती गई। तो बोला कि फिर मुझसे, मैंने सोचा चलो ठीक है, जा रही है। मैंने थोड़ी देर इंतजार किया, हो सकता है इसके माँ बाप आ जाएं। इधर उधर देखा, आध पौन घंटा में स्टेशन पर रुका, वो मेरे साथ घूमती रही, चाय पानी पिलाई, फिर मैं लेके चला आया। मैं तो खुश था कि मुझे तो एक बिजनेस मिल गया। लेकिन उसके बाद में जो आप कहानी सुनोगी तो फिर रोता। मतलब वो चुप ही नहीं हो पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था, इतना क्रूर आदमी जिसने मुझे मारने में इतनी सी भी देर नहीं लगाई, और वो इतना, मैंने कहा बात मुझे समझ ही नहीं आ रही, तो कहना क्या चाह रहा है। तो मैंने कहा वो इस तरह से करती है, छोटी छोटी बात पे। मान लो मैं सो रहा हूँ तो मेरे सिरहाने बैठी है, मैं जरा सा करवट बोली, हाँ बाबा पानी चाहिए, ऐसे पूछती है मुझसे। मतलब कोई अपनेपन का एहसास हाँ, इस कदर कर रही है। और मैं उसे धक्याता हूँ तो मेरे ऐसा लग रहा है मेरे दिल में घुस रही है, निकल नहीं रही है। और 24 घंटे बाबा बाबा, मैं उसे झिड़कता हूँ, बाबा नहीं हूँ मैं तेरा। यहाँ मैं ये बता दूँ कि उसकी शादी वादी नहीं हुई थी, बाल बच्चा भी नहीं था, की नहीं थी शादी। तो मेरे पीछे पड़ी रहती है। और अभी तो ये हालत हो गई है कि मैं कुछ भी करूं, मुझे ना कहीं जाने देती है कि मैं साथ चलूंगी बाबा, अकेले मत जाना। और आपको तो पता है मैं कितनी दारू पीता हूँ। मैं दारू पी के यहाँ पड़ जाता हूँ, गंदा करता हूँ, और वो सब साफ़ करती है। फिर सुबह उठ के पानी लाएगी मुझे, बाबा आपको उल्टी हो गई थी, पानी पी लो, चलो डॉक्टर के चलें, आप बीमार हो। मुझे क्या होना है, क्या हो रहा है, ये कौन, किसी ने भेजी है क्या, ये किसी ने ये इसलिए भेजी है क्या कि ये मेरे पे निगाह रख सके। तो मैंने कहा भाई मैं तो उसे जानती नहीं, तो मुझे एक बार उस बच्ची से मिलवा दे। तो मैं लाया हूँ। और बाहर वो सोफे बैठी थी, वो वहाँ से लेके आया उसे। तो वो एकदम, वो सो रही थी, नींद आ गई थी उसे। मैं भी उठ के गई उसके साथ, सोफे पड़े पड़े सो रही थी। तो उसने जैसे उसकी यूँ हाथ लगाया तो एकदम उठी, चले बाबा। 1 सेकंड लगाया उस बच्ची ने, तो बस वो फिर जानवरों की तरह रोने लगा, ऐसे उसको लेके कि मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैं, तू हट जा, तू यहाँ जा, इनके साथ जा, मुझे छोड़ दे। और बहुत बुरी तरह से रोता रहा। फिर मैंने कहा तू सुन ना, ये तेरे से जो कहना चाह रही है तो इसकी बात सुन ले, आजा मेरे पास बैठ तू भी, और ये बैठ। मैंने बिठाया और मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा ये तो तुम्हारे बाबा नहीं है। हाँ मुझे पता है ये तो मेरे बाबा नहीं है। और लोकल पुट लग रहा था उसका, मतलब आपको लग रहा था कि ये आसपास ही कहीं की हो, मतलब ज़्यादा ज़्यादा हापुड़ बागपत, इस तरह। बागपत भी नहीं, क्योंकि बागपत की तो फिर अखड़ हो जाती है, लेकिन इर्द गिर्द की बोली लग रही थी, सब मवाना हो, इधर हो। तो मैंने कहा बेटा तू कहाँ जाएगी, तू मुझे अपने घर का थोड़ा थोड़ा आइडिया बता। कोई नहीं, मेरे तो बस बाबा हैं।
मैंने कहा ऐसे कैसे, मम्मी पापा तो होंगे। तो वो तो मुझे छोड़ के चले गए ना। क्या कहाँ छोड़ा कि हम ट्रेन में जा रहे थे तो उन्होंने कहा तू यहाँ उतर जा, हम पानी लेके आ रहे हैं। मैं उतर गई, वो चले गए। मैं आवाज़ लगाती रही, फिर मुझे बाबा मिल गए, मैं बाबा के साथ आ गई। और बाबा का भी तो कोई नहीं है, मैं तो बाबा की देखभाल करूँगी। मैंने कहा तू इतनी छोटी है, तो कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। नहीं मैं छोटी नहीं हूँ, मैं तो अपने घर पे भी करती थी ना काम। अच्छा। मेरी मम्मी भी काम करने चली जाती हैं, मेरे बाबा भी काम करने चले जाते हैं। फिर मैं तो घर का सारा काम, एक मेरा छोटा भाई है, मैं उसका भी सारा काम करती थी। अब मैं तो बड़े असमंजस में, मैंने कहा तुम मुझे 2 दिन दो और ये मेरे पास तो रुकेगी नहीं। और मैं देखती हूँ आसपास कहीं इसकी शिकायत लिखी गई हो, कहीं FIR लिखी गई हो, मैं देखती हूँ कहीं नहीं GRP में, कहीं भी हमने आसपास के थानों में भी खंगाला, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं था। वो सच कह रही थी कि कोई छोड़ने के उद्देश्य से उसको छोड़ के चला गया, जो भी माँ बाप रहे होंगे या जो भी होंगे। तो ये दौर ऐसा था जिसमें CCTV कैमरे वगैरह नहीं है? ना। अच्छा। वो दौर ऐसा था। तो वो मैंने कहा भाई तू इसे अपने पास रख, मैं और कुछ नहीं कर सकती। फिर मैं कैसे रखूँगा? और आपको पता है मैं कितनी दारू पीता हूँ, आपको पता है कि मैं वहाँ पे जाता हूँ, अगर किसी की निगाह पड़ गई तो इसे उठा के ले जाएंगे। तो मैंने कहा तेरा तो पैसा बन जाएगा, तुझे क्या जा रहा है? फिर रोने लगा बुरी तरह से और नीचे लेट गया। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, ये तो मेरे दिल में है। अब इसको तो कोई उंगली भी नहीं लगा सकता, इसको तो छू भी नहीं सकता कोई। मुझे खुद ही समझ में ना आया कि मैं क्या बताऊँ इसे। तो आप रख लो, मुझे आप पे भरोसा है, ये आपके पास सेफ रहेगी, आप रख लो इसे। तो मैंने कहा बेटी मेरे पास रहेगी। और हाँ एक बात और, वो उसको लगातार सोन चिरैया कह रहा था। मैंने कहा ये क्या इसका नाम, इसने बताया। मैंने कहा तुम्हारा नाम सोन चिरैया है? बोले नहीं, मुझे तो मेरे मम्मी और बाबा बेबी कहते थे। अरे बेबी, अच्छा। तो मैंने कहा तुम इसके बेबी क्यों नहीं कहते? मैंने किसी को सुना था आपके किसी उसमें से सोन चिरैया कहते हुए। तो ये तो सोन चिरैया ची 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 24 घंटे करती है, बाबा बाबा करके। तो मैं इसे सोन चिरैया बुलाता हूँ और ये बोलती है सोन चिरैया के नाम से। अच्छा। अभी मेरे लिए तो और भी ज़्यादा वो, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैंने कहा सोन चिरैया तू रहेगी मेरे पास? नहीं, मैं अपने बाबा की सोन चिरैया, और आप मुझे सोन चिरैया मत कहना। बड़ी तमीज़ से बात करती थी। तो मैंने कहा क्या कहूँ? बेबी कहो। अच्छा चल बेबी मेरे पास रहेगी? नहीं, मेरे बाबा की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैं बाबा के साथ रहूँगी, मेरे पास कोई और रास्ता था नहीं। मैंने कहा अच्छा भाई अब तू ये सोच, इसकी जिम्मेदारी मेरी, लेकिन रहेगी ये तेरे पास। कभी मैं इसे बाज़ार में नहीं देखूंगी, कभी अगर मैंने देख भी लिया भूल के भी तो फिर मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। अगर तूने मेरे साथ ही कोई ड्रामा रचा है तो उस ड्रामे को मैं भुगत लूँगी। फिर इसका एडमिशन करा, बोले आप मुझसे जो कहोगी मैं वो करता रहूँगा, मैं इसके लिए सब खर्च करूँगा। एडमिशन कराया हमने उसे, और हॉस्टल में डालने को ना वो तैयार हुआ ना ये तैयार हुई। मैंने कहा तुम हॉस्टल में रख देते। नहीं मेरे बाबा तो पीछे अकेले रह जाएंगे, मेरे बिना नहीं रह सकते ना। और 8 दिन हुए थे केवल, मेरे बिना नहीं रह सकते मेरे बाबा, मैं यहीं रहूँगी इनके साथ ही। और अभी दिसंबर 2022 में उसकी शादी हुई है। उन्होंने मुझसे पूछा कि मतलब उसकी फैमिली जो और भाई थे कि भाई इसकी शादी कहाँ करें, पढ़ लिख लिया, अब तो बीटेक किया उस लड़की ने। बीटेक किया, कमाल है। और पूछा कि शादी, हमें तो पता नहीं ये हिंदू या मुसलमान है। मैंने कहा आप देखो लड़का, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, जो अच्छा लड़का मिले आप करो। मुस्लिम में है अगर कोई अच्छा लड़का तो देखो, इसका बाबा वो है, वो छोड़ गया, वो इसका बाबा नहीं है। तो और मैं बड़ी बात ये बताऊं कि उसने वो बाज़ार छोड़ दिया, वो जगह छोड़ दी, भूखा रहा, प्यासा रहा, मजदूरी करी, ठेले चलाए, दाल मंडी में हाथ ठेला चलता है सामान ढोने के लिए, वो ढोया, लेकिन उस बाज़ार की सीढ़ी नहीं चढ़ा हो कभी। ऐसी कितनी लड़कियों को उसने पहुंचाया होगा कोठे पे? कोई तादाद नहीं है। एक लड़की ने उसकी किस्मत बदल दी, उसकी किस्मत बदल दी। और ऐसे मासूम से उसको देखती, हालांकि अगर मैं वैसे देखूं उसे, छोटी सी तो वो प्यारी सी लगती थी, लेकिन जो बड़ी हुई थोड़ा सा वैसे हुई तो रंग भी सांवला था, इतनी खूबसूरत सी नहीं थी, इतनी छोटी सी भोली और मासूम सी। लेकिन ऐसे ही वो उसे सोन चिरैया बुलाता और ऐसे ही वो उसे दौड़ के बाबा कहती। और तो फिर मतलब जब से वो लड़की जिंदगी में आई तब से फिर बाकी किसी लड़की को कभी नहीं, हाँ कभी नहीं। और फिर जब शादी की तो बड़ी विदा पे बहुत रोया। अच्छा। और बस उसके हाथ जोड़ के ये कहा जो दूल्हा था कि मेरी सोन चिरैया खुश रखना, मेरा इसके अलावा और कोई नहीं है। और फिर बड़ी सख्ती से कहा कि वरना मैं मार दूंगा, मैं परवाह नहीं करूँगा कि मैंने क्या किया, और मैं तुझे मार दूंगा अगर मेरी सोन चिरैया को जरा सा भी कष्ट हुआ तो। ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसी लड़की को और एक ऐसे व्यक्ति ने
जिसने न जाने कितनी की ज़िंदगी कितनी की बर्बाद। ज़िंदगी। और मुझे तमाम लोग, मेरे कलीग्स कहते थे ये बड़ा बदमाश है, ये जवान होते ही वहाँ डालेगा। और मेरा मन मानने को, मुझे भी कभी कभी असमंजस होती थी, तो मैं कहती थी, मैंने कहा मैं तुझे देख लूँगी किसी दिन अगर इस लड़की को मैंने वहाँ देख लिया। बड़ा निरीह सा देखता था, क्या मैं ठेला चलाता अगर मुझे इसे वहाँ डालना होता, क्या मैं मजदूरी करता, क्या मैं पुताई करता, ये नहीं करता मैं, मुझे ज़रूरत नहीं थी। मतलब उसने मेहनत की, मजदूरी की, लड़की को पढ़ाया उसने, उसे बीटेक कराया उसने। कराया, नोएडा से बीटेक किया उसने। कमाल है। और और शादी वो की, एक बेहतरीन ज़िंदगी जी रही लड़की। बढ़िया। वो लड़का किसी मल्टीनेशनल कंपनी में है। अच्छा। और शायद अभी बता रहा था कि उसका एक भतीजा है, वो मेरे टच में, यहीं से ही वो कर रहा है IMT से। अच्छा। शायद बीटेक वीटेक ही कर रहा है। और वो आदमी है, जिंदा है या? जिंदा है। वो आदमी भी जिंदा है। जिंदा है। यहाँ मतलब कहने के लिए शब्द ही कम पड़ जाएंगे कि एक आदमी जिसने क्या न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की हो, और अचानक से रेलवे स्टेशन पे एक ऐसी लड़की मिल जाती है। उस लड़की ने न केवल उसको सही दिशा दी, बल्कि उस व्यक्ति ने मेहनत की, मजदूरी की, और जितनी तपस्या कर सकता था उतनी तपस्या की। उस लड़की को पढ़ाया लिखाया और बीटेक करा दिया। आज शायद वो और ऐसे करता है। जब मैं उसकी शादी में गई तो मैंने उसको एक साड़ी दी, गुड़िया को, से चिड़िया को, तो मैंने उसको ही दी कि ये दो देना गुड़िया को। तो बोला कि जाके आओ अंदर। हाँ, बैठी थी। ये देख, ये साड़ी नहीं है, इसे तो ये समझ लेना कि यही तेरा शादी का जोड़ा और यही तेरा कफन है। कभी ज़िंदगी में अपनी राह से मत भटकना। और ये है वो, इन्हें देख ले अच्छी तरह से, जिसकी वजह से तू यहाँ है आज। मैंने कहा ये मत कह उसको, तो मैं बराबर मिलती हूँ, कोई आज पहली बार थोड़ी मिले, ऐसे मत बोलो। नहीं, इसे पता होना चाहिए। और बहुत संभाल के, उसे दी से संभाल के रखना हमेशा। पहनना ज़रूर, लेकिन कुछ मौक़ों पहनना और हमेशा रखना। सही बात है। किसी की जिम्मेदारी लेना वह बहुत बड़ी बात है, और वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं थी, बल्कि पूरी होल लाइफ की जिम्मेदारी ली जाती है। किसी को भी कुछ वक्त तक रखना, उसके बाद ये तो सब मतलब पिक्चर में देखा जाता है कि पिक्चर शुरू हुई, 3 घंटे की पूरी कहानी दिखा दी, लेकिन एक बार जिम्मेदारी उठाना और पूरी ज़िंदगी संभालना, ये वाकई अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उस व्यक्ति को तो वाकई सैल्यूट बनता है कि जिसने ना केवल और लड़कियों को इस दलदल में आने से रोका, और एक लड़की को एक अच्छी मुकाम बहुत पर लोगों ने कहा, पत्रकारों ने भी कहा, ये महाबदमाश आदमी है, किसकी बात तुम्हारी हो, तुम देखना एक दिन ऐसा उड़ा देगा, इस लड़की को पता भी नहीं लगने देगा। और मैं और ज़्यादा चौकन्नी हो जाती थी, बार बार पूछती कि वो ठीक है, समझ रही है, जा रही है स्कूल? हाँ, जा रही है। आप क्यों मुझसे बार बार सवाल करती हो? मुझसे डर लगता? मैंने कहा नहीं लगता। अब तो तू बाप है उसका। बस मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।